नमस्कार, सुप्रभात। राज्य व्यवस्था के अंक 3 में हम बात करेंगे अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। लेकिन इससे पहले रिसोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पर थोड़ी नज़र डालते हैं कि हमारे देश के जो संविधान में कहाँ कहाँ से क्या क्या लिया गया है। जैसे इंग्लैंड से संसदीय प्रणाली, कानून निर्माण प्रक्रिया, कैबिनेट मंत्रिमंडल प्रणाली, विधि के शासन की अवधारणा। अमेरिका से सबसे ज़्यादा जो है वो मौलिक अधिकार कर्तव्य लिए गए हैं। रूस से मौलिक अधिकार यानी कि ताकत जो है वो अमेरिका एक ताकतवर देश है, तो आप इस चीज़ से याद कर सकते हैं कि ताकत हमें अमेरिका से मिली है। उपराष्ट्रपति का पद है, न्यायिक पुनर्वलोकन है, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग प्रक्रिया है। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। कई बार प्रश्न पूछा गया है, सीधा सीधा आता है कि नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं, तो वो आएगा आयरलैंड। या आयरलैंड से क्या लिया गया है, तो वो नीति निर्देशक तत्व। ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची, मोस्ट इम्पोर्टेंट। कनाडा मजबूत केंद्र के साथ संघात्मक प्रणाली। दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। रूस मौलिक कर्तव्य। इसके अलावा जर्मनी से आपातकाल में राष्ट्रपति की मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और भी बहुत जगह से लिया गया है, लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो उस पर चर्चा करते चलते हैं। 1935 भारत शासन अधिनियम को लघु संविधान भी कहा गया है। मूल संविधान में 350 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं, किंतु वर्तमान में 450 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। अनुसूचियों से भी प्रश्न आते हैं, जैसे प्रथम अनुसूची है राज्यों के गठन से, उच्च अधिकारियों के वेतन से। एक प्रश्न मैंने देखा था जब तेलंगाना का गठन हुआ था 2014 में, तो प्रश्न आया था कि किस अनुच्छेद का प्रयोग करके तेलंगाना का गठन किया गया था। तो प्रथम अनुसूची में दिया गया है राज्यों का गठन किस तरह से किया जाएगा, उनकी अगर सीमा और वो निर्धारण कैसे होगा, वो प्रथम अनुसूची में। द्वितीय अनुसूची उच्च अधिकारियों का वेतन है। तृतीय में विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ है, जैसे राष्ट्रपति, मंत्री, न्यायाधीश। चौथी अनुसूची मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार आ चुकी है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, यानी कि राज्यसभा में सीटों का जो बंटवारा है वो कैसे होगा, वो चौथी अनुसूची में है। पाँचवीं अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से, और छठवीं आदिवासी क्षेत्र के प्रशासन से। 5 और 6 में थोड़ा सा डिफरेंस है। सातवां केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध या समवर्ती सूची। आठवां मान्यता प्राप्त भाषाओं से। वर्तमान में 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं संविधान में। और एक चीज़ विशेष ध्यान रखें, अंग्रेजी भारत में आज भी संविधान में मान्यता प्राप्त भाषा में स्थान नहीं बना सकी है। ये 22 भाषाएं भारतीय भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार कानूनों से, ये प्रारंभिक में नहीं थी, इसे 52वें संविधान संशोधन नहीं, इसे नहीं, भूमि सुधार कानूनों से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल कानूनों से, इसे 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा ऐड किया गया था। 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। और 12वीं अनुसूची नगर पालिका के कानूनों से, जिसे 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इनसे कई बार प्रश्न आए हैं। पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन से जोड़ी गई, और नगर पालिका कानूनों को किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया। तो ये 73वें और 74वें संविधान संशोधन हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे बात करते हैं अब भाग। जैसे भाग 1 में भारत एवं उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 5। भाग 2 नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 12 से 35 मूल अधिकार। भाग 4 36 से 51 मौलिक कर्तव्य, वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और भाग 4 क
अनुच्छेद 51 क ये मौलिक कर्तव्य है। तो अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का एक संघ है। अनुच्छेद 2 नए राज्यों के गठन से संसद द्वारा। अनुच्छेद 3 राज्य के क्षेत्र में कमी या वृद्धि, सीमा परिवर्तन। अनुच्छेद 4 नए राज्यों के निर्माण। अगला भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 ये नागरिकता से संबंधित है। तो इसमें अनुच्छेद 5 से 10 तात्कालिक स्थिति से जुड़ा है। अनुच्छेद 11 में नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार देता है संसद को। तो इसका प्रयोग करते हुए कई बार नागरिकता पर कानून आए और इसमें संशोधन भी हुआ। और नागरिकता किस तरीके से प्राप्त की जा सकती है ये भी इसमें वर्णन है, जैसे जन्म के आधार पे, पंजीकरण के आधार पे, प्रकृतिकरण के आधार पे, वंशक्रम के आधार पे और अधिग्रहण के आधार पे। अधिग्रहण का मतलब जैसे किसी व्यक्ति किसी देश की जगह अगर भारत अधिग्रहित करता है तो उस जगह के नागरिक स्वतः ही भारतीय नागरिक हो जाएंगे। वंशक्रम का मतलब माता पिता। प्रकृतिकरण का मतलब 10 वर्ष पूर्व से भारत में निवास। पंजीकरण का मतलब वो यहाँ आके रह रहे हैं और 7 वर्ष पूर्व से रह रहे हैं और उन्होंने आवेदन किया है। तो ऐसे व्यक्तियों को भी नागरिकता मिल सकती है। अब अगले भाग पर पहुंचने से पहले कुछ फैक्ट्स हैं जो वर्णन करता हूं जिनका। जैसे 28 मई 1956 को फ्रांस द्वारा पांडिचेरी हस्तांतरित हुआ। 18 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन दीव व पुर्तगालियों से मुक्ति कराया। 12वें संशोधन से भारत राज्य क्षेत्र में शामिल किया गया और केंद्र शासित प्रदेश जो था उसे पूर्ण राज्य बनाया गया। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्यों में, यानी कि गुजरात को महाराष्ट्र से, ये पहले बम्बई प्रेसिडेंसी के नाम से जाना जाता था, 2 राज्य बन गए, महाराष्ट्र और गुजरात। 1 मई 1960 को। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड का गठन हुआ असम से अलग होकर। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा पंजाब से अलग हुआ। 1971 में हिमाचल का गठन हुआ। 21 जनवरी 1972 को मणिपुर, त्रिपुरा एवं मेघालय पूर्ण राज्य घोषित किए गए। 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। 20 फरवरी 1987 को मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को उत्तरांचल और 15 नवंबर को झारखंड, जून 2014 को तेलंगाना 29वें राज्य के रूप में गठित हुआ। भाग पर अगर बात करें तो भाग 1 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4। भाग 2 नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 मूल अधिकार 12 से 35। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51। भाग 4 का मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन रूस द्वारा 1976 में जोड़ा गया, अनुच्छेद 51 का में इनका वर्णन है। भाग 5 संघ। भाग 6 राज्य। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र। भाग 11 संघ एवं राज्य संबंध। भाग 14 संघ एवं राज्य अधीन सेवाएं। भाग 15 निर्वाचन। 17 राजभाषा। 18 आपात संबंध और भाग 20 संविधान संशोधन। अब बात करते हैं अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकार भाग 3। मौलिक अधिकारों में 7 वर्गीकरण थे, किंतु 44वें संविधान संशोधन 1979 में अनुच्छेद 31 एवं 31 का को संपत्ति का अधिकार इसे अब हटा दिया गया और इसे 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया। यानी कानूनन आप लड़ाई लड़के से इस पर अपील कर सकते हैं, लेकिन इसको मौलिक कर्तव्य की श्रेणी से निकाल दिया है। अनुच्छेद 12 राज्य शब्द को परिभाषित करता है। इसमें भारत संसद, भारत सरकार, समस्त राज्य विधानमंडल एवं राज्य सरकार व अन्य प्राधिकारी आते हैं। अनुच्छेद 13 राज्य कोई ऐसा कानून निर्माण नहीं कर सकता जिसमें मौलिक अधिकारों का हनन होता हो।
25वें संविधान संशोधन में इसमें यह वाक्य जोड़ा गया कि विधि शब्द में संविधान संशोधन सम्मिलित नहीं है। अनुच्छेद 14 एक विधिक सहायता प्रदान करता है। विधि के समक्ष समता, इसका तात्पर्य है कि सभी व्यक्ति के साथ कानूनी रूप से समान व्यवहार किया जाएगा। विधियों का समान संरक्षण, व्यक्ति के साथ उचित आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, इसका तात्पर्य समान परिस्थिति में समान व्यवहार। अनुच्छेद 15 कहता है किसी भी व्यक्ति के साथ सार्वजनिक स्थान पर जाति, वर्ण, रंग, उद्भव के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता यदि वह स्थान जनता के लिए खोला गया है या जनता के धन से संचालित है। अनुच्छेद 16 राज्य के अधीन सेवाओं में रोजगार के समान अवसर देता है। जो रिजर्वेशन है, जो आरक्षण है, वो अनुच्छेद 16 के प्रयोग करके ही दिया गया है सरकार द्वारा। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है। 1976 में इसमें नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम बनाकर 10,000 का जुर्माना और 2 वर्ष की कैद का भी प्रावधान है। अनुच्छेद 18 राज्य द्वारा उपाधियां प्रदान करने पर प्रतिबंध लगाता है, किंतु शैक्षणिक एवं वीरतापूर्ण उपाधियों पर रोक नहीं है। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता देता है। ये इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, जैसे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19A। 19B में है सार्वजनिक सभा की स्वतंत्रता। 19C में संगठन बनाने की स्वतंत्रता। 19D में संपूर्ण भारत राज्य क्षेत्र में आने जाने की स्वतंत्रता। 19E में है कहीं भी बसने की स्वतंत्रता। 19F में है कोई भी व्यवसाय अपनाने की स्वतंत्रता। लेकिन इसमें सरकार एक कानून ये बना सकती है कि निश्चित डिग्री का प्रावधान कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर के लिए आपको साहब हम तो डॉक्टर बनेंगे, तो उसके लिए एक डॉक्टर की डिग्री होना आवश्यक है, वरना आप किसी की भी जान को खतरा हो सकता है। अनुच्छेद 20 अत्याचारपूर्ण अपराध विधान पर प्रतिबंध। इसको 3 कैटेगरी हैं। ए में है भूतलक्षी अपराध विधान पर प्रतिबंध। इसका मतलब ये है कि अगर संविधान में जिस समय अपराध हुआ है और संविधान में उसके लिए जो भी सज़ा है उसी के आधार पर उसको सज़ा दी जाएगी। संविधान में सज़ा कम या ज़्यादा करके उसको सज़ा नहीं दी जा सकती। दूसरा है दोहरे दंड विधान पर प्रतिबंध। अगर किसी आदमी ने कोई भी जुर्म किया उसके लिए एक ही सज़ा है, 2 बार सज़ा नहीं दी जाएगी। तीसरा है किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये नहीं है मारपीट करो और कहो नहीं बोल हाँ मैंने किया है। पुलिस करती है ये बात अलग है, लेकिन ऐसा संविधान मना करता है। अनुच्छेद 21 किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिवाय किसी अन्य प्रकार से उसके जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार इसे कहा जाता है। अनुच्छेद 21 व्यक्तिगत स्वतंत्रता में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित अनेक मौलिक अधिकार हैं। शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, विदेश गमन का अधिकार, अच्छी सड़कों का अधिकार, स्वच्छ पेयजल का अधिकार, घायल होने की स्थिति में चिकित्सा का अधिकार। अनुच्छेद 22 है अत्याचारपूर्ण गिरफ्तारी एवं निरुद्ध पर प्रतिबंध लगाता है। यह गिरफ्तारी पर कुछ सुरक्षात्मक उपाय प्रदान करता है, जैसे 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार व्यक्ति को निकटतम न्यायालय पहुंचाना आवश्यक है। बिना मुकदमा चलाए किसी को बंदी नहीं बनाया जा सकता। अनुच्छेद 23 मानव प्रवृत्ति के दुर्व्यवहार का निषेध करता है। बेगार बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी खतरनाक कार्य या उद्योग, कारखाने अथवा खदानों में कार्य करने पर प्रतिबंध लगाता है। भारत में कारखाना अधिनियम में यह आयु 15 वर्ष है, किंतु अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता है, जिसमें अनुच्छेद 25 में कहा गया है किसी व्यक्ति को अपने अंतःकरण के आधार पर किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। इस पर लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य तथा परंपराओं का पालन आदि के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 26 प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए चल अचल संपत्ति प्राप्त करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27 किसी भी व्यक्ति को धार्मिक एवं सहायतार्थ किए गए व्यय पर कर अदा न करने पर प्रतिबंध है, यानी कर अदा नहीं कर सकता है, उस पर कर नहीं देता है, कर से छूट मिली हुई है धार्मिक आधार पर अगर कोई कार्य होता है। धार्मिक अनुच्छेद 28 धार्मिक एवं शैक्षणिक संस्थाओं का वर्गीकरण किया गया है। अनुच्छेद 29 में भारत में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी विशिष्ट धर्म एवं संस्कृति। अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यक वर्ग के लिए है, और संविधान में अल्पसंख्यक की कोई परिभाषा नहीं दी गई है, तो अब तक हिंदुओं को छोड़कर अन्य जो भी धर्म है भारत में वो सभी अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं। अनुच्छेद 31
इसका 44वें संविधान संशोधन 1979 द्वारा लोप कर दिया गया। अब 300 में संपत्ति के कानूनी के अधिकार के रूप में मान्य है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकार पर 5 प्रकार से रिट जारी कर सकता है। नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण, नंबर 2 परमादेश, नंबर 3 उत्प्रेषण, नंबर 4 प्रतिषेध और नंबर 5 अधिकार प्रेक्षा। इसके बाद अनुच्छेद 33 संसद कानून निर्माण करके सशस्त्र अर्ध सशस्त्र बल या पुलिस के लिए मौलिक अधिकार के क्रियान्वयन को संशोधित कर सकती है ताकि उनके मध्य अनुशासन एवं कर्तव्यों का अनुपालन हो सके। अब जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, अनुच्छेद 19 कहता है कि कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। अब आपकी ड्यूटी लगा दी गई चुनाव में, आप कह रहे हैं साहब कश्मीर जाना है, देश में कहीं भी घूम सकते हैं, ये हमारी स्वतंत्रता है, मौलिक अधिकार है, तो आप इस तरीके से नहीं जा सकते ड्यूटी छोड़कर। आपको पहले ड्यूटी करनी है क्योंकि आप भारत सरकार या राज्य सरकार की सेवा में हैं। अनुच्छेद 34 यदि किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ प्रवर्तन में हो तो संसद कानून निर्माण करके किसी भी केंद्र अथवा राज्य सरकार में कार्यरत किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी भी कार्य के संदर्भ में क्षतिपूर्ति का प्रावधान कर सकती है। अनुच्छेद 35 मूल अधिकारों के किसी भी अनुच्छेद को क्रियान्वयन करने के लिए केवल संसद को ही अधिकार है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है। तो अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा गया है। अब चलते हैं भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 36 राज्य शब्द को परिभाषित करता है। 37 में निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा निर्णय योग्य नहीं है किंतु देश प्रशासन में इनका स्थान आधारभूत होगा। अनुच्छेद 38 कहता है राज्य स्तर अवसर एवं सुविधाओं की असमानता कम करने का प्रयास करेगा, आय की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 39 राज्य समान कार्यों के लिए समान वेतन प्रदान करने का कार्य करेगा। अनुच्छेद 40 राज्य ग्राम पंचायतों का गठन इस प्रकार करेगा कि वह स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य कर सके। अनुच्छेद 41 राज्य बीमारी, बेरोजगारी, वृद्धावस्था एवं अपंगता की स्थिति में अपनी आर्थिक सामर्थ्य के अनुसार आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 42 राज्य कार्य को न्याय संगत एवं मानवीय दशाओं को सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा तथा मातृत्व सहायता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 43 राज्य प्रत्येक क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों को न्यूनतम निर्वाह मजदूरी सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा, कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन देगा। अनुच्छेद 44 राज्य सभी व्यक्तियों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि समान नागरिक संहिता नीति निर्देश तत्वों के किस अनुच्छेद में है, तो वो है अनुच्छेद 44। और अनुच्छेद 45 में भी कहा गया है कि राज्य 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 46 राज्य समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक एवं शैक्षणिक हितों को संरक्षित करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 47 राज्य लोगों के पोषण स्तर को उठाने का प्रयास करेगा तथा हानिकारक मादक पदार्थों एवं दवाओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करेगा तथा शराब के उपयोग को प्रतिबंध करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 47 का प्रयोग करके आप शराबबंदी की जा सकती है। अनुच्छेद 48 जिसका प्रयोग किया जाता है, जो कट्टू लगे हैं कि गायों का वध निषेध, तो वो अनुच्छेद 48 है जिसमें कहा गया है गायों, बछड़ों एवं दुधारी पशुओं, वाहक पशुओं का वध को प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 49 राज्य ऐतिहासिक एवं राष्ट्रीय हित की प्राचीन ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण स्मारकों को संरक्षण करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। और 51 है राज्य अंतर्राज्यीय राष्ट्रीय शांति एवं सद्भावना को बनाए रखने एवं बढ़ाने के लिए संधि एवं कानून को राष्ट्र हित में लागू करने का प्रयास करेगा। इसके साथ ये नीति निर्देशक तत्व समाप्त हुए। इसके बाद मौलिक कर्तव्य को, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। ये संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर अनुशंसा पर सम्मिलित किए गए, तो अतः इनके लिए स्पेशल भाग 4 क बनाया गया और अनुच्छेद 51 क में इनका वर्णन है। तो प्रारंभ में इनकी संख्या 10 थी किंतु 86वें संविधान संशोधन 2000 द्वारा इसमें 11वें मौलिक कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया कि जिसमें माता पिता का कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चों को अनिवार्य एवं प्राथमिक शिक्षा प्रदान करें। वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। वैसे तो हर सरकारी किताब के पीछे ये लिखा हुआ है, लेकिन किसी इतना टाइम जो इसे पढ़े, मैं थोड़ा सी इस पर 11 ही जो मौलिक कर्तव्य हैं वो पढ़ता हूँ। और 1-2 बार प्रश्न आया भी है कि निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो इनको पढ़ लें ढंग से
कोई भी सरकारी किताब भी उठाकर और एक बार सुन लें। नंबर 1 है संविधान के आदर्शों एवं राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय संस्थाओं का आदर करें। प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें एवं हिंसा से दूर रखें। नंबर 3 है स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और आह्वान पर राष्ट्र सेवा के लिए तत्पर रहें। नंबर 4 देश की रक्षा करें और उसकी अखंडता को बनाए रखें। नंबर 5 भारत के सभी लोगों में समरता और भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। नंबर 6 हमारी सामाजिक संस्कृति को गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और परिरक्षण करें। नंबर 7 प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका परिरक्षण करें। नंबर 8 वैज्ञानिक और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। नंबर 9 सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें एवं हिंसा से दूर रखें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों के उत्कर्ष की ओर बढ़ाने का सतत प्रयास करें। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को माता पिता या संरक्षक उन्हें अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएं। इसे 86वें संविधान संशोधन 2000 द्वारा जोड़ा गया। तो ये रहा हमारा अंक 3। इनको आप कान में लीड लगा के आराम से सुने। बार बार सुनने से आपको याद भी हो सकते हैं और हो जाते हैं। अगले अंक में प्रस्तुत करेंगे राष्ट्रपति और आगे की प्रक्रिया, और इस तरह से 5 अंक में संपूर्ण राज्य व्यवस्था को समेटने की कोशिश की जाएगी। धन्यवाद।